हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं उनमें कंडक्टेंस या जो कंडक्टिविटी है वो किस तरीके से होती है। देखिए, उसे पढ़ने से पहले हम देखिए पहले पढ़ते हैं हम कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आपको पता है, कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर्स, और एक आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक कंडक्टर आपने फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें जो हो रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से होती है? फ्लो ऑफ आयंस। फ्लो ऑफ आयंस मतलब कैटायन और एनायंस, जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके कैटायंस है, जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके एनायंस। ठीक है, कैटायन और एनायंस के फ्लो की वजह से। अब ये तो हमें यहाँ पढ़ने नहीं है, हमें पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप देखिए इनमें क्या है। देखिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट तो जानते ही हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब इसमें यह है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयोनाइज्ड। ठीक है, जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। और जो आपके 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, आयोनाइज्ड 100%, ठीक है, जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो मान लीजिए 10%, 15%, 20%, 4%, 3%। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप कौन सा है। अरे बस में अब इनकी एग्जांपल देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल, अगर आप एसिड्स की बात करें तो HCl, H2SO4, ठीक है, और आपका HNO3। अगर आप बेस की बात करें तो NaOH, KOH, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर साल्ट्स की बात करें तो देखिए NaCl, KCl एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो 100%, अगर आप एक्वा सोल्यूशन में डालें तो एक्वा सोल्यूशन में 100% आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो 100% आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल आपका एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, और अदर जो ऑर्गेनिक एसिड्स जनरली, और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो भी आपके वीक एसिड्स होते हैं। तो ये क्या है आपके?
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और ये क्या आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसमें अगर साल्ट्स में भी देखें तो देख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है बेस में, तो ये आपके वीक है और ये क्या है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स की बात हो गई कि आपके वीक कौन से होते हैं और स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं। अब बात करते हैं हम कंडक्शन की। ठीक है, कंडक्शन की बात करेंगे अब हम। देखिए हम बात करेंगे कंडक्शन की। कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस मतलब या कंडक्शन। अगर आप देखिए कंडक्टेंस में है क्या, ये ईज ऑफ फ्लो ऑफ आइंस, क्या है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आइंस कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, जितनी इजीली आपके आयंस फ्लो होंगे, जितने ज्यादा आयंस फ्लो होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। ठीक है, अब बात आई कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे कंडक्टेंस को। ठीक है, तो वो फैक्टर कौन से हैं जो आप इसको अफेक्ट करते हैं, किसको, कंडक्टेंस को। ठीक है, फैक्टर्स, देख कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले है आपका क्या, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर कैसा है, और नेचर का मतलब आप समझिए इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस होंगे, कैटायन आयंस होंगे। ठीक है, तो उनके बीच में जो आयंस है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो किस प्रकार का है। अगर आयन आयन अट्रैक्शन अगर आयन आयन अट्रैक्शन जो है अगर वो स्ट्रांग हो, कैसा हो, स्ट्रांग हो, तो स्ट्रांग होगा तो हम ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में इसमें डालेंगे क्योंकि आयन आयन के बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। ठीक है, अगर अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो अगर हम इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालें, ठीक है, या वाटर में डालें तो क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर आयन आयन स्ट्रांग है तो वो आपका उसका जो कंडक्शन होगा, ठीक है, कंडक्शन कैसा होगा, कंडक्शन इज लेस। ठीक है, उसका जो कंडक्शन होगा वो कम होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्शन होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ठीक है, जो आयन आयन अट्रैक्शन है, कैटायन आयन का जो अट्रैक्शन है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आपका उसका जो कंडक्शन होगा या कंडक्टेंस होगा, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट का, तो वो कैसा होगा, आपका लेस होगा। तो ये तो हो गया नेचर का। ठीक है, सेकंड है आपका सॉल्वेशन ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सॉल्वेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपका सॉल्यूट, सॉल्वेंट, अट्रैक्शन। इसमें क्या है, देखिए जो आप इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, सॉल्वेंट में मिला रहे हैं, ठीक है, तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कैसा है, आदिवासी में, उस पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। ये बहुत मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन को अफेक्ट करते हैं।
तो यहाँ देखिए जो सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन है, अगर वो स्ट्रांग है, ठीक है, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन कैसा है, स्ट्रांग है, कैसा है, स्ट्रांग है, ठीक है। अगर स्ट्रांग होगा तब भी आपका जो चार्जेस है या जो आयंस हैं वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। अगर जो आपका सॉल्यूट है, अगर वो सॉल्वेंट के साथ में स्ट्रांग बॉन्ड बना ले तो फ्लो ऑफ आयंस जो है वो कम हो जाएंगे, और जब कम हो जाएंगे तो कंडक्शन कैसा होगा, लेस हो जाएगा। जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इज लेस, ठीक है, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाता है जब सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूशन या जो सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो अट्रैक्शन है, अगर वो ज्यादा होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। एक ही हो गया। और देखिए अगला जो है फैक्टर वो है आपका नंबर 3, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि जो सॉल्वेंट की जो नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। सॉल्वेंट की नेचर से मतलब क्या है कि आपकी जो सॉल्वेंट है वो आपका पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। मोर सॉल्युबल मतलब आयोनाइज जो इजीली होंगे वो किसमें होंगे, पोलर सॉल्वेंट में। तो ये भी नेचर पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर है और नॉन पोलर है। अब बात करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन, देखिए जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, ठीक है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे आप नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, पर्टिकुलर वॉल्यूम में जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और देखिए आप, अगला है आपका विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। देखिए एक फैक्टर ये है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंडक्टेंस को अफेक्ट करता है। क्या है, देखिए विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, अब यहां क्या हो गया, इसका मतलब है सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन मतलब जो आपने सॉल्वेंट लिया है उसके सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस हैं, ठीक है, वो आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं या अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट जो इजीली उसमें आयोनाइज नहीं होगा या उसका आयोनाइजेशन है वो कम होगा। हरिवस में अगर सॉल्वेंट देखिए आयोनाइज कब होगा, जो सॉल्वेंट आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के साथ में मतलब रिएक्ट करे। अब इसमें क्या है, इनके बीच में ही सॉल्वेंट के बीच में ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। जब इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटा है तब वो डिसॉल्व करे सॉल्यूट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो आपका जो अगर सॉल्वेंट
अट्रैक्शन अगर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी या लेस होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज, कम हो जाती है, ठीक है, कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर सॉल्वेंट जो बॉन्डेड है या जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होता है। मतलब विस्कोसिटी का मतलब क्या है, विस्कोसिटी का यही है कि जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अरे बात समझे, तो ये आपका ये क्या होगा, ये वो फैक्टर्स है जो आपके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को या कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस को हम समझते हैं, देखिए कंडक्टेंस क्या, इज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी आयंस, ठीक है, क्या है ये, इज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। इसका मतलब जितनी इजीली सॉल्यूशन के अंदर आयंस फ्लो होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी, ठीक है। और आपको पता है जितनी ज्यादा मतलब इजीली फ्लो होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर उतना ज्यादा कंडक्टेंस है। अगर आपको पता है जितना ज्यादा इजीली फ्लो होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगी, और जितनी आसानी से आयंस आपके फ्लो होंगे उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी। और आपको पता है अगर ओम्स लॉ के अनुसार अगर हम देखें तो ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, और V इक्वल टू IR, मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि फ्लो ऑफ आयंस ज्यादा होंगे मतलब करंट ज्यादा फ्लो होगी, आ रही बात समझे, करंट ज्यादा फ्लो होगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगी, इसका मतलब क्या है, कंडक्टेंस कम होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपकी कंडक्टेंस होता है वो आपका किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। सारी बात समझ, जो आपका ये क्या कंडक्टेंस, क्या ये कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, ठीक है, क्योंकि जो भी सिंबल आपके एनसीईआरटी में उन्हीं सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ बुक्स में सी से रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है, तो हम केवल वही यूज करेंगे जो एनसीईआरटी में सिंबल्स दे रखे हैं। तो कंडक्टेंस जी इक्वल टू 1/R, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, या आप हिंदी में ये भी कह सकते हो कि प्रतिरोध का जो व्युत्पन्न होता है वो चालकत्व कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, चालकत्व। अब देखिए ये क्या होगा, G इक्वल टू 1/R, और R अगर आप देखें, R क्या होता है, देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम वायर की बात करें, ठीक है, तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और R जो होता है वो वायर के कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम दोनों को मिला दें तो क्या बनता है आपका, R L/A, ठीक है। और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है, रो, कांस्टेंट क्या है, रो, और रो क्या है, ये इसे क्या कहते हैं हम, रो क्या है आपका, क्या ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब तो ये तो आपने निकाल ही लिया,
कंडक्टेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप R की वैल्यू ये है, ठीक है, इस वैल्यू को अगर आप यहां लगा दें तो क्या हो जाएगा? G इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो गया? रो इंटू L अपॉन ए, रो L अपॉन ए, ठीक है। अब ये क्या है? 1 अपॉन रो, ठीक है। और ध्यान रखिए जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होती है, 1 अपॉन रो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये होता है कप्पा, एक ग्रीक लेटर है कप्पा, ठीक है। के इनटू ये तो के हो गया पूरा, और ये आपका एल अपॉन ए क्या है? एल अपॉन ओ होता है सेल कांस्टेंट। क्या होता है? सेल कांस्टेंट, और जिसको हम जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी स्टार से। तो ये क्या है? कंडक्टेंस, ठीक है। ये क्या है? कंडक्टेंस। देखिए यहां देख लीजिए, इसको देख लेना, इसको मैं रेज कर देता हूं, ठीक है। देखिए ये आपका जी क्या है? कंडक्टेंस इक्वल टू के क्या है? कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये 1 अपॉन नीचे जी स्टार क्या है? ये सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? सेल कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका, अगर हम कंडक्टिविटी देख, ये हो गया, ऐसा कर लीजिए जी, ये आपका के कप्पा कंडक्टिविटी, और ये आपका जी स्टार सेल कांस्टेंट। ये फार्मूला ये हो गया। ये आप कंडक्टिविटी इक्वल टू करें, कंडक्टिविटी इक्वल टू, कंडक्टिविटी क्या है? के, क्या हो जाएगा? जी इंटू जी स्टार, ठीक है। मतलब क्या हो गया? ये क्या है? कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये तो ये हो गया। अगर आप देखें ये जो फार्मूला है आपका, इसी को देख लीजिए, ठीक है। अगर आप जैसे कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टेंस है, ये आपका आपका ये क्या है? सेल कांस्टेंट, ठीक है। अगर आप कंडक्टिविटी की डेफिनेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे? ये क्या कंडक्टेंस है? ये क्या है? यहां से लिख लीजिए जी इंटू एल अपॉन ए, आ रही उसमें। अगर देखिए जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दोनों देखिए एल यहां पर क्या है, एक बार ये देख लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इन दोनों को आपने बैटरी से अटैच कर दिया, ठीक है। तो जो एल है, एल क्या है? इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। एल क्या है? इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस। और ए जो है, जो आपके इलेक्ट्रोड हैं, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर आप इसको इलेक्ट्रोड को अगर आप ऐसे बनाएं, देखिए ऐसे बना लीजिए, ये आपके इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इनके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस एल है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपका ए है। अगर जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर हो, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर हो, और इलेक्ट्रोड
का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। आ रही बात समझ में? मतलब के जो है कंडक्टिविटी, अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो और जो एरिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो एरिया वो कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब क्या होगा, आपका जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए कि अगर देखिए ये लेंथ 1 सेंटीमीटर हो गई, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये जो है आपका ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई सब 1 सेंटीमीटर है इलेक्ट्रोड की, तो ये बीच का जो एरिया आएगा, ठीक है, ये जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, अगर आप देखिए ये आपकी लेंथ हो गई, लंबाई हो गई, ठीक है, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ये आपकी ऊंचाई हो गई। अगर हम तीनों को, ये एरिया हो गया, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वैसे ही वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, ये एरिया हो गया और एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो आप ये समझिए कि इस बीच मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि बीच की डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर हो गया और बीच की डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर हो गई, तो क्या हो गया ये आपका सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट का, या इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वही क्या है, कंडक्टिविटी। आ रही बात में? अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लें और आपका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, तो ये पूरा वॉल्यूम कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। तो हम ये कहें कि 1 ml वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस है, ठीक है, 1 वॉल्यूम या 1 ml वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। तो ये आपकी कंडक्टिविटी हो गई। तो ये रिलेशन हो गया कंडक्टिविटी कंडक्टेंस में। ठीक है, और आपका सेल कांस्टेंट में। ठीक है, तो मेन फार्मूला आप इसको याद रखिए, कंडक्टिविटी K इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इनकी यूनिट देखें, ठीक है, इसको देख लेना, अब मैं आपको यूनिट बताता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब हम यूनिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले फार्मूला लिखा था G इक्वल टू 1/R, कंडक्टेंस है। ठीक है, ये क्या कंडक्टेंस है, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, आपको पता है आर की यूनिट क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। तो ये क्या हो गया, ओम इनवर्स, क्या हो गया ये, ओम इनवर्स, या और क्या लिखते हैं, मोह। मोह, और एक नया यहां पर यूनिट है वो है साइमेंस। ठीक है, क्या ये साइमेंस, ये भी किसकी है, कंडक्टेंस की यूनिट। ठीक है, मोह इनवर्स, ओम इनवर्स, मोह या साइमेंस। ठीक है, ये किसकी यूनिट हो गई। सेकंड देखिए, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या होता है आपका, K इक्वल टू क्या था, G इंटू जी स्टार। कंडक्टिविटी इक्वल टू चालकता बराबर क्या होता है, चालकत्व है, कंडक्टेंस, और ये सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। ठीक है, अब इन ये क्या क्या थे, इसकी तो आपको पता ही है, ओम इनवर्स या साइमंस। ठीक है, जी की आपने ये निकाल ली, तो ये लिख लीजिए, साइमंस ही लिख लीजिए, साइमंस। ठीक है,
और ये क्या होता है आपका सेल कांस्टेंट क्या होता है एल अपॉन ए। एल क्या है लेंथ है सेंटीमीटर, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है क्या बचा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है तो ये क्या आ जाएगा जी की यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर इनवर्स। आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है साइमन्स का आप केवल एस लिखिए। ठीक है हम केवल ऐसे ही रिप्रेजेंट करें ये सेंटीमीटर इनवर्स। और ये जरूरी नहीं सेंटीमीटर में हो, लेंथ तो मीटर में भी हो सकती है। और साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है साइमन्स मीटर इनवर्स ये किसकी हो गई कंडक्टिविटी की। ठीक है कप्पा ये कंडक्टिविटी है, चालकता, ये चालकत्व है। ठीक है कंडक्टेंस और ये आपका सेल कांस्टेंट। ठीक है तो सेल कांस्टेंट की भी हो गई। और एक आपका अगर आप देखें एक रह गया आपका R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आपको पता है कि K इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रो, K इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो अगर आप रो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन के। ठीक है अब के की क्या है इसका इन्वर्स कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये साइमन इनवर्स सेंटीमीटर या ये क्या हो जाएगा साइमन इनवर्स मीटर। ठीक है तो इसका इनवर्स हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जो रेसिप्रोकल होता है आपका रेसिस्टिविटी का वो आपका क्या होती है कंडक्टिविटी। ठीक है तो इसकी यूनिट हो गई, ये सेल कांस्टेंट की यूनिट हो गई, ये आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट हो गई और ये आपकी कंडक्टेंस की यूनिट हो गई। ठीक है तो ये आपका एक तो आपका कंडक्टेंस हो गया। ठीक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें आपने देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और कंडक्टेंस पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं। ठीक है वो पढ़ लिया। उसके बाद आपने कंडक्टेंस क्या होता है कंडक्टिविटी क्या होती है और आपका सेल कांस्टेंट क्या होता है और आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है वो भी आपने पढ़ लिया और उनकी यूनिट पढ़ ली। चलिए और इसको देख लीजिए एक बार, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार और देखकर आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उसको आप दोबारा से भी समझा दूंगा। ठीक है चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है ओके।